मेरी शादी को अभी जुम्मा 8 दिन ही हुए थे, लेकिन इस आलीशान हवेली की दीवारों के पीछे कुछ ऐसा था जो मेरी रूह कंपा देने के लिए काफी था। मेरा नाम अवनी है। मेरे पति आर्यन शहर के जाने माने बिजनेसमैन हैं, जो अक्सर काम के सिलसिले में शहर से बाहर रहते हैं। मुझे लगा था कि मैं एक सुखी और मर्यादित परिवार का हिस्सा बनी हूँ, जहाँ मेरे ससुर जी, 2 जेठानियां माया और किरण, एक ननद तान्या और छोटा देवर रोहन रहते थे। उस रात बाहर आसमान से आग बरस रही थी और उमस ऐसी थी कि कमरे में दम घुट रहा था। आर्यन टूर पर थे। आधी रात को जब गले में प्यास की खुजली हुई तो मैं पानी लेने किचन की ओर बढ़ी। पूरे घर में सन्नाटा था, लेकिन जैसे ही मैं बड़ी जेठानी माया के कमरे के पास पहुंची, मुझे सिसकियों और कुछ भारी आवाज़ों ने ठिठकने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि बड़े घरों के बंद दरवाजों के पीछे हमेशा सब कुछ ठीक होता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर आप इस कहानी का अगला मोड़ मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें। जिज्ञासावश मैंने दरवाजे की दरार से अंदर झांका। कमरे की मध्यम रोशनी में जो मैंने देखा उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। बिस्तर पर जेठानी माया अकेली नहीं थी। उनके एक तरफ ससुर जी थे और दूसरी तरफ देवर रोहन। उन तीनों के बीच रिश्तों की मर्यादा जैसी कोई चीज बची ही नहीं थी। जेठानी माया उन दोनों के बीच पूरी तरह से समर्पित थीं। ससुर जी की आंखों में वो वहशीपन था जिसे देखकर कोई भी बहू कांप जाए, और रोहन अपनी जवानी के नशे में चूर था। मेरे शरीर में डर के साथ साथ एक अजीब सी सहरन होने लगी। तभी अचानक रोहन की नज़र दरवाजे की दरार पर पड़ी। उसने ससुर जी के कान में कुछ फुसफुसाया। ससुर जी की नज़रें मेरी आंखों से टकराईं और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अवनी बहू, प्यास सिर्फ पानी से नहीं बुझती। अंदर आ जाओ, यहाँ तृप्ति का पूरा इंतजाम है। मैं वहां से उल्टे पैर भागकर अपने कमरे में आई और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा अभी बाहर आ जाएगा, पर सबसे ज्यादा बेचैनी इस बात की थी कि उस नज़ारे ने मेरे अंदर भी एक दबी हुई चाहत को हवा दे दी थी। अगली सुबह जब मैं डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रही थी, तभी मंझली जेठानी किरण ने मेरे पास आकर धीरे से कहा, रात की नींद अच्छी आई न छोटी, या फिर तुमने भी वो उत्सव देख लिया जो हर रात यहाँ मनाया जाता है? किरण की बातों में एक रहस्य था। अभी मैं कुछ समझ पाती तभी देवर रोहन किचन में आया और उसने सबके सामने ही मेज के नीचे से मेरा हाथ पकड़ लिया। भाभी, आज रात छत वाले कमरे में आपकी हाजिरी लगेगी। पापा जी और जेठ जी आपका इंतजार करेंगे। रोहन की उस छुअन और उसकी बातों ने मेरे दिमाग में एक तूफान खड़ा कर दिया था। मैं सारा दिन खुद को रसोई के कामों में उलझाए रही, लेकिन मेरी नज़रें बार बार घर के सदस्यों को टटोल रही थीं। क्या इस घर की हर औरत इसी रास्ते से गुजरी है? दोपहर के वक्त जब मैं कपड़े सुखाने छत पर गई तो वहां मेरी ननद तान्या पहले से मौजूद थी। तान्या अभी कॉलेज में थी, लेकिन उसकी आंखों में जो बेबाकी थी वो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा थी। उसने मेरी तरफ देखा और एक अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, भाभी, इस घर में पर्दा सिर्फ बाहर वालों के लिए है। अंदर तो हम सब एक ही रंग में रंगे हैं। वैसे पापा जी कह रहे थे कि आप बहुत खूबसूरत हैं और वो आपकी दीक्षा खुद करना चाहते हैं। तान्या की ये बातें सुनकर मेरा गला सूख गया। सगी बेटी अपने बाप के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकती है? दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक ननद अपनी ही भाभी को इस दलदल में धकेल सकती है? शाम हुई तो घर के बड़े जेठ विक्रम शहर से वापस लौटे। उनके आते ही घर का माहौल और भी भारी हो गया। उन्होंने मुझे देखते ही जिस तरह से ऊपर से नीचे तक निहारा, उससे साफ था कि वो भी उसी कतार में खड़े हैं। रात का खाना खत्म हुआ और आर्यन का फोन आया कि वो आज भी नहीं आ पाएंगे। मुझे अब समझ आ रहा था कि आर्यन का बाहर रहना महज एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि इस घर की प्लानिंग का हिस्सा था। रात के 11 बज रहे थे। मैं अपने कमरे में लेटी छत को ताक रही थी कि तभी दरवाज़ा धीरे से खुला। बड़ी जेठानी माया और मंझली जेठानी किरण अंदर दाखिल हुईं। उनके हाथ में एक रेशमी लाल जोड़ा था। तैयार हो जाओ छोटी, आज तुम्हारी पहली रात है इस घर के असली रीति रिवाजों के साथ, किरण ने ठंडे स्वर में कहा। जब मैंने विरोध करने की कोशिश की तो माया ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और फुसफुसाते हुए कहा, विरोध करोगी तो बदनाम हो जाओगी। अगर इस घर में रानी बनकर रहना है तो ये कीमत तो चुकानी ही होगी। हम सब भी यहीं से गुजरे हैं। किरण और माया ने मिलकर मुझे तैयार किया। मेरा शरीर कांप रहा था, लेकिन कहीं न कहीं उन दोनों की बातों और पिछली रात के नज़ारे ने मेरे अंदर की दबी हुई उत्तेजना को भी जगा दिया था। मुझे ससुर जी के कमरे में ले जाया गया। वहां का नज़ारा देखकर मेरी सांसें थम गईं। कमरे में सिर्फ ससुर जी नहीं थे, बल्कि जेठ विक्रम और देवर रोहन भी मदिरा के जाम के साथ मेरा इंतजार कर रहे थे। ससुर जी ने सोफे से उठते हुए मुझे अपने पास बुलाया और मेरा पल्लू सरकाते हुए बोले, अवनी, आज से तुम सिर्फ आर्यन की पत्नी नहीं, बल्कि इस घर की लक्ष्मी हो, और लक्ष्मी पर सबका अधिकार होता है। विक्रम ने पीछे से आकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया और रोहन मेरे पैरों के पास बैठ गया।
उस रात मर्यादा की सारी जंजीरें पिघलने लगी थीं। ससुर जी का अनुभव और जेठ विक्रम की आक्रामकता ने मुझे एक ऐसे भंवर में डाल दिया जहां सही और गलत की पहचान मिट गई। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तभी अचानक कमरे के कोने में रखे एक बड़े पर्दे के पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। पर्दा हटा तो वहां ननद तान्या और जेठानी माया बैठी इस पूरे मंजर को देख रही थीं और आनंद ले रही थीं। घर के सभी सदस्य अब एक ही बिस्तर पर थे जहां रिश्तों के नाम गुम हो चुके थे। उस रात के उत्सव ने मेरे भीतर की सारी हिचकिचाहट को जैसे राख कर दिया था। रिश्तों की वो पवित्रता जिसे मैं अब तक ओढ़े हुए थी, अब पूरी तरह तार-तार हो चुकी थी। ससुर जी, जेठ विक्रम और देवर रोहन, इन तीनों के बीच बीत रही हर रात अब मुझे एक अजीब से नशे की तरह लगने लगी थी। लेकिन इस नशे के पीछे जो खौफनाक हकीकत थी उसका अंदाजा मुझे तब लगा जब अगले दिन जेठ विक्रम ने मुझे अपने निजी दफ्तर में बुलाया। अवनी, तुम वाकई इस घर की सबसे कीमती खोज हो, विक्रम ने अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा और अपने लैपटॉप की स्क्रीन मेरी तरफ घुमा दी। स्क्रीन पर पिछली रात का वो मंजर कैद था जिसमें मैं रिश्तों की गरिमा को भुलाकर उनके बीच घिरी हुई थी। मेरा चेहरा सफ़ेद पड़ गया। डरने की बात नहीं है छोटी, ये सिर्फ एक याद नहीं बल्कि हमारा पास है। शहर के बड़े बिल्डर और नेता इस तरह की खूबसूरती के दीवाने हैं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मेरे अपने जेठ मुझे किसी सौदे का हिस्सा बनाने की बात कर रहे थे? अभी मैं विक्रम की बातों से उबर भी नहीं पाई थी कि तभी मंझली जेठानी किरण और ननद तान्या वहां आ गईं। तान्या ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बड़े सहज भाव से बोली, भाभी, हैरान मत होइए। माया दीदी और किरण भाभी ने भी इसी तरह इस हवेली के साम्राज्य को खड़ा करने में मदद की है। अब आपकी बारी है। अगले हफ्ते हमारे पुश्तैनी फार्म हाउस पर एक बहुत बड़ा जश्न होने वाला है। मुझे समझ आया कि इस घर की औरतें सिर्फ हवस का शिकार नहीं थीं, बल्कि वे इस घिनौने धंधे की साझीदार बन चुकी थीं। किरण ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम हमारा साथ दोगी तो इस शहर की सबसे अमीर औरत बनकर जियोगी, और अगर नहीं तो ये वीडियो तुम्हारे मायके पहुंचने में 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। उसी शाम मेरे पति आर्यन का फोन आया। उसकी आवाज में वही पुराना प्यार था, लेकिन अब मुझे उसकी हर बात में फरेब नजर आ रहा था। अवनी, मैं अगले हफ्ते सीधे फार्म हाउस पहुंचूंगा। वहां पापा जी ने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है। तुम्हें वहां सबसे सुंदर दिखना है। क्या आर्यन को वाकई कुछ नहीं पता था, या वो इस पूरी पटकथा का मुख्य लेखक था? अगले कुछ दिन मुझे किसी राजकुमारी की तरह रखा गया। महंगे जेवर, डिजाइनर साड़ियां और बेशकीमती परफ्यूम। माया और किरण मुझे तैयार कर रही थीं जैसे किसी बलि के बकरे को सजाया जाता है। लेकिन मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था। मैंने गौर किया कि तान्या अक्सर आधी रात को चुपके से घर के पिछले हिस्से में किसी से मिलने जाती है। एक रात मैंने उसका पीछा किया। अंधेरे में तान्या किसी अजनबी मर्द से बात कर रही थी। वो आदमी कह रहा था, सारा डेटा तैयार है, अगर इस बार फार्म हाउस वाली डील पक्की हो गई तो हम इन सबको हमेशा के लिए रास्ते से हटा देंगे। तान्या ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया। मेरे होश उड़ गए। इस घर में सिर्फ एक खेल नहीं चल रहा था, बल्कि खेल के भीतर भी कई खेल खेले जा रहे थे। जहां ससुर जी और जेठ जी औरतों का इस्तेमाल कर रहे थे, वहीं ननद तान्या अपने ही परिवार को खत्म करने की साजिश रच रही थी। शहर के शोर शराबे से दूर, घने जंगलों के बीच बना वो पुश्तैनी फार्म हाउस किसी किले से कम नहीं था, लेकिन मेरे लिए वो एक ऐसा कसाई खाना था जहां आज मेरी रूह और जिस्म दोनों की बलि दी जाने वाली थी। ससुर जी, जेठ विक्रम और रोहन, तीनों भाइयों की आंखों में आज एक अजीब सी चमक थी। जैसे ही शाम ढली, फार्म हाउस के गेट पर काली शीशों वाली महंगी गाड़ियों का तांता लग गया। शहर के बड़े रसूखदार लोग, नेता और बिजनेसमैन वहां जमा हो रहे थे। माया और किरण जेठानी ने मुझे एक ऐसा लिबास पहनाया था जो कपड़ों से ज्यादा पारदर्शी जाल जैसा था। तान्या मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वही रहस्यमयी राज छिपा था जो मैंने उस रात बगीचे में देखा था। वीडियो को अभी लाइक करें और अंत तक बने रहें। हॉल में तेज संगीत बज रहा था और शराब पानी की तरह बह रही थी। ससुर जी ने मेरा हाथ एक अधेड़ उम्र के रसूखदार आदमी के हाथ में देते हुए कहा, मंत्री जी, ये अवनी है, हमारे घर की नई रौनक। आज की रात ये आपकी मेजबानी करेगी। उस आदमी की गंदी नजरें मेरे जिस्म को चीर रही थीं। मेरे पति आर्यन वहीं खड़े मुस्कुराते हुए जाम पी रहे थे। उस पल मेरा दिल पूरी तरह पत्थर का हो गया। आर्यन ने मेरी तरफ देखा तक नहीं, जैसे मैं उसकी पत्नी नहीं बल्कि कोई बिकाऊ माल हूं। मंत्री जी मुझे ऊपर के कमरे में ले गए। कमरे का दरवाजा बंद होते ही उन्होंने मुझ पर हावी होने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अवनी अब वो भोली बहू नहीं रही। जैसे ही उन्होंने मुझे बिस्तर पर धकेला, मैंने उनकी आंखों में सीधी नजर डाली और कहा, मंत्री जी, क्या आप चाहेंगे कि आपका ये चेहरा कल सुबह न्यूज़ चैनलों पर लाइव दिखे? उनके हाथ ठिठक गए। मैंने धीरे से अपने ब्लाउज में छिपा छोटा सा कैमरा दिखाया जो मैंने तान्या के कमरे से चुराया था। इस कमरे में जो भी होगा वो सीधा इंटरनेट पर स्ट्रीम हो रहा है।
वो आदमी बुरी तरह घबरा गया। उसी वक्त मुझे एहसास हुआ कि शक्ति का असली स्रोत हवस नहीं बल्कि डर है। अगर आप चाहते हैं कि अवनी इन सभी भेड़ियों को जेल पहुंचाए तो कमेंट में जस्टिस जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैंने मंत्री जी को चुप रहने का इशारा किया और कमरे के पिछले दरवाजे से बालकनी में निकली। वहां मुझे तान्या मिली। वो भी किसी का इंतजार कर रही थी। तान्या, तुम्हारा वो साथी पुलिस वाला है या कोई और? मेरे इस सवाल ने उसे चौंका दिया। तान्या ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, वो पुलिस वाला नहीं भाभी, वो एक अंडरकवर जर्नलिस्ट है। मेरा भाई और पिता मुझे भी इस धंधे में धकेलना चाहते थे, इसलिए मैंने तय किया कि मैं इस पूरी हवेली को ही राख कर दूंगी। क्या आप मेरा साथ देंगी? तभी नीचे से चिल्लाने की आवाजें आईं। ससुर जी और विक्रम को पता चल चुका था कि कुछ गड़बड़ है। आर्यन हाथ में बंदूक लिए सीढ़ियों की तरफ दौड़ रहा था। फार्म हाउस का वो उत्सव अब एक रणक्षेत्र में बदलने वाला था। आर्यन की बंदूक की नली मेरी ओर थी और उसकी आंखों में वो प्यार नहीं बल्कि एक शिकारी का जुनून था। अवनी, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें क्या लगा तुम इस खेल से बाहर निकल जाओगी? आर्यन की आवाज में वैसी ही कड़वाहट थी जैसी ससुर जी के लहजे में होती थी। अब मुझे समझ आया कि इस घर का हर मर्द अंदर से एक जैसा ही था। नीचे हॉल में भगदड़ मची हुई थी। मंत्री जी और बाकी रसूखदार लोग अपने चेहरे छिपाकर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तान्या के साथी और उसकी टीम ने फार्म हाउस के चारों ओर घेराबंदी कर ली थी। आर्यन, बंदूक नीचे करो, तान्या की आवाज गूंजी। उसने अपने फोन का एक बटन दबाया और अचानक पूरे हॉल में लगे बड़े स्क्रीन पर वो वीडियो चलने लगे जो इस घर की काली हकीकत थे। ससुर जी, जेठ विक्रम और आर्यन, सबके चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं। ये सिर्फ हवस की वीडियो नहीं थी बल्कि करोड़ों के काले धन और जिस्म फरोशी के धंधे के सबूत थे। ससुर जी चिल्लाए, सब खत्म कर दो, किसी को जिंदा मत छोड़ो। विक्रम और रोहन ने भी हथियार निकाल लिए, लेकिन तभी बाहर पुलिस के सायरन की गूंज ने पूरे जंगल को कंपा दिया। तान्या का वो साथी, जो दरअसल एक निडर खोजी पत्रकार था, पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी के साथ अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही पुलिस अंदर आई, ससुर जी ने हार मानने के बजाय मुझे ढाल बनाने की कोशिश की। उन्होंने मेरा गला पकड़कर अपनी ओर खींचा, लेकिन तभी जेठानी माया ने पीछे से ससुर जी के सिर पर शराब की एक भारी बोतल दे मारी। ससुर जी लहूलुहान होकर नीचे गिर पड़े। माया की आंखों में बरसों का दबा हुआ गुस्सा था। बहुत सह लिया हमने, अब और नहीं। माया और किरण दोनों अब हमारे साथ खड़ी थीं। आर्यन ने भागने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। पुलिस ने आर्यन, ससुर जी, विक्रम और रोहन को हथकड़ियां पहना दीं। जिस पति को मैं अपना रक्षक समझती थी, उसे सलाखों के पीछे जाते देख मेरी आंखों में आंसू नहीं बल्कि सुकून था। सुबह की पहली किरण जब फार्म हाउस की खिड़कियों से अंदर आई तो वो अंधेरा छंट चुका था। पुलिस ने उस अवैध धंधे के सारे दस्तावेज जब्त कर लिए थे। तान्या ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, भाभी, आज हम आज़ाद हुए हैं। आज मैं और तान्या शहर में एक नई पहचान के साथ रह रहे हैं। हमने उस घर से मिलने वाली जायदाद का एक बड़ा हिस्सा उन महिलाओं के पुनर्वास के लिए दान कर दिया जो इस तरह के दलदलों में फंसी हैं। माया और किरण ने भी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की है। रिश्तों की आड़ में जो खेल खेला जा रहा था, उसका अंत तो खौफनाक हुआ, लेकिन उस राख से हम सबका एक नया और मजबूत व्यक्तित्व निकलकर बाहर आया। मैंने सीख लिया कि मर्यादा सिर्फ औरतों के लिए नहीं होती, और जहां सम्मान न हो वहां रिश्तों का बोझ ढोना खुद के साथ सबसे बड़ा गुनाह है।